हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग आज सीखने वाले हैं कि प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है। तो आज दोस्तों हम लोग प्रतिरोध ताप गुणांक को सीखेंगे। तो आप लोग कापी और पेन को निकाल लीजिए, चीज़ों को साथ साथ समझते हैं और साथ साथ नोट्स बनाते चलते हैं। ठीक है। तो प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, इसको हम लोग समझने के लिए भाई क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि कोई चालक है, ये कोई चालक है और इस चालक का प्रतिरोध क्या है, आर है। हमने क्या मान लिया कि कोई चालक है और उस चालक का प्रतिरोध क्या है, आर है। अब इस चालक के ताप में डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि कर दी जा रही है। किसकी वृद्धि कर दी जा रही है, डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड। इसको क्या पढ़ेंगे, डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब पहले जब टी ताप था तब उस चालक का प्रतिरोध आर था। अब उस चालक के ताप में डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि कर दी गई, तब उसके प्रतिरोध में डेल्टा आर की वृद्धि हो गई। डेल्टा आर की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो अब जो चालक है उस चालक का जो कुल प्रतिरोध होगा वह कुल प्रतिरोध क्या होगा, आर प्लस डेल्टा आर हो जाएगा। आर प्लस डेल्टा आर हो जाएगा। तो इस चीज़ को पहले आप लोग चाहें तो एक वर्ड में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि माना एक चालक जिसका ताप T पर प्रतिरोध कैपिटल आर है। माना एक चालक जिसका ताप T पर प्रतिरोध आर है तथा डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि कर देने पर प्रतिरोध डेल्टा आर हो जाता है। तब कुल प्रतिरोध आर प्लस डेल्टा आर। इतना तो लिख ही सकते हैं कि माना एक चालक जिसका प्रतिरोध आर है तथा डेल्टा टी डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने पर नया प्रतिरोध आर प्लस डेल्टा आर हो जाता है। तब कुल प्रतिरोध आर प्लस डेल्टा आर। अब ये जो वृद्धि हुआ ना, ये वृद्धि किस पर डिपेंड करता है, यही चीज़ आपको समझना है। वहीं से हम लोग डिफिनीशन निकालेंगे प्रतिरोध ताप गुणांक की। कहाँ से कि डेल्टा आर किस पर डिपेंड करता है, वहाँ से हम लोग डिफिनीशन निकालने वाले हैं प्रतिरोध ताप गुणांक की। देखो भाई कैसे निकालते हैं। ये जो डेल्टा आर है, ये डेल्टा आर उतना ही ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा। मतलब आर का मान जितना ज़्यादा होगा उस आर में वृद्धि जो होगी डेल्टा आर की उतना ही ज़्यादा होगी। अब ये डेल्टा आर डिपेंड करेगा ताप पर, ताप में कितनी ज़्यादा की आप वृद्धि कर रहे हैं। जितना ज़्यादा ताप बढ़ाएंगे प्रतिरोध में यानी डेल्टा आर में क्या होगा, उतनी ही ज़्यादा की वृद्धि होगी। यानी ये जो डेल्टा आर है वह डिपेंड किया किस पर, आर पर, और यही डेल्टा आर डिपेंड किया किस पर, डेल्टा टी पर। तो हम कह सकते हैं कि दोस्तों कि जो डेल्टा आर है, डेल्टा आर प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू डेल्टा टी। डेल्टा आर प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, आर इंटू डेल्टा टी। अब प्रोपोर्शनल चिन्ह को जब भी हटाते हैं क्या लाते हैं, एक नियतांक लाते हैं। तो नियतांकों को जब यहाँ पे लेकर आएंगे तो डेल्टा आर बराबर, अच्छा ये देखो नियतांक ये वाला, इसे बोल लेते हैं भाई अल्फ़ा। इसे क्या बोलेंगे नियतांक को, अल्फ़ा आर इंटू डेल्टा टी। जहाँ यही जो अल्फ़ा है, यही अल्फ़ा यानी इस तरीके से कुछ बनाना भाई, जहाँ अल्फ़ा एक नियतांक है, अल्फ़ा क्या है, एक नियतांक है, इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। किसको प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं, अल्फ़ा को। तो अल्फ़ा बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका अल्फ़ा बराबर जो हो जाएगा, अल्फ़ा बराबर हो जाएगा डेल्टा आर बटा आर इंटू डेल्टा टी। क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बराबर डेल्टा आर बटा आर इंटू डेल्टा टी। ये कैसे हुआ, यहाँ से हमने अल्फ़ा का मान निकाल दिया।
अल्फ़ा में आर इंटू डेल्टा टी का गुणा है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी नीचे हो जाएगा। तो डेल्टा आर बराबर क्या हो गया आपका आर इंटू डेल्टा टी। अब यहाँ से हम लोग इस अल्फ़ा मतलब प्रतिरोध ताप गुणांक, अल्फ़ा मतलब प्रतिरोध ताप गुणांक की परिभाषा बोल देंगे। कैसे परिभाषा निकलेगी भाई, देखो जरा, यदि आर क्या है प्रतिरोध, और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। यदि आर बराबर 1 ओम तथा डेल्टा टी, अब डेल्टा टी क्या है, समय नहीं है यहाँ पे, ताप है। डेल्टा टी बराबर क्या मान लें 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो, 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बराबर हो जाएगा डेल्टा आर। अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा आर, और डेल्टा आर क्या कहलाएगा, डेल्टा आर कहलाएगा प्रतिरोध में कितना वृद्धि हुआ। डेल्टा आर क्या कहलाएगा कि प्रतिरोध में कितना वृद्धि हुआ। अब यहाँ से देखो हम लोग परिभाषा बोलेंगे, यानी कोई चालक है, उस चालक का प्रतिरोध क्या हो 1 ओम हो, और उसमें उसके ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने पर जो चालक है उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम हो, और उसमें 1 डिग्री उसके ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि कर दिया जाए, तो जो प्रतिरोध में वृद्धि होता है, डेल्टा आर क्या है प्रतिरोध में वृद्धि है, जो प्रतिरोध में वृद्धि होता है वही क्या कहलाता है प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाता है। वही क्या कहलाता है प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाता है। तो प्रतिरोध ताप गुणांक की परिभाषा में आप लोग क्या नीचे लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे अतः एकांक प्रतिरोध के ताप में, ठीक है, क्या लिखेंगे भाई परिभाषा में, एकांक प्रतिरोध के ताप में, एकांक प्रतिरोध के मतलब प्रतिरोध को क्या मान लिया गया, एक मान लिया गया है, एकांक हो गया है। एकांक प्रतिरोध के ताप में एकांक वृद्धि करने पर या एकांक डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि करने पर, कुछ भी बता सकते हो, ठीक ना। एकांक वृद्धि करने पर प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि को ही प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि कौन है डेल्टा आर। प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि को ही क्या कहेंगे प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं, ठीक ना, प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। तो यहाँ से दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी प्रतिरोध ताप गुणांक की परिभाषा क्या है, ठीक ना, कि हमने कहाँ से आपको निकाला कि अल्फा बराबर डेल्टा आर आया, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो यहाँ तक चीज़ों को पहले नोट करेंगे, फिर इसके आगे हम लोग देखेंगे कि इस अल्फ़ा का मात्रक क्या हो जाएगा, ठीक है, और भी चीज़ें क्या क्या हैं ये सब हम लोग देखते हैं। पहले आप लोग इतना नोट कर ले भाई, उम्मीद है भाई सब लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं क्या कि अल्फ़ा का मात्रक क्या हो जाएगा, इधर मिटा देना एकदम। अब देखो अल्फ़ा का मात्रक कहाँ से निकालेंगे, थोड़ा देख के समझ सकते हो ना आप लोग कि अल्फ़ा का मात्रक हम लोग कहाँ से निकालने वाले हैं। तो अल्फ़ा का मात्रक हम लोग निकालेंगे भाई यहाँ से, देखो यहाँ से अल्फ़ा का मात्रक हम लोग निकालेंगे यहाँ से। तो अल्फ़ा बराबर क्या है, ये तो सूत्र भी याद हो जाएगा ना, अल्फ़ा बराबर डेल्टा आर बटा आर इंटू डेल्टा टी। अल्फ़ा बराबर डेल्टा आर बटा आर इंटू डेल्टा टी। आर, ये डेल्टा आर क्या है प्रतिरोध में वृद्धि, मतलब एक प्रकार का प्रतिरोध है। ये आर क्या है, ये भी प्रतिरोध है, ये भी प्रतिरोध, इसका मात्रक बराबर होगा, खत्म हो गया। डेल्टा टी क्या है, ताप है, ताप का मात्रक केल्विन भी होता है, ताप का मात्रक डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है, ठीक ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका जो मात्रक होगा, किसका मात्रक यानी अल्फा बोले तो प्रतिरोध ताप गुणांक का जो मात्रक होगा क्या लिख सकते हैं प्रति केल्विन। अच्छा, ये प्रति केल्विन कौन सी पद्धति में होता है, यमकेश पद्धति में होता है, ठीक है ना। प्रति डिग्री सेंटीग्रेड भी कह सकते हैं, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे लिखते प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, प्रति केल्विन प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अच्छा, मात्रक अगर पूछे तो ये तो मात्रक हो गया। बीमा की बात करें, बीमा क्या हो जाएगा, देखिए भाई बीमा कैसे निकाल सकते हैं, तो ये आर की बीमा कैंसिल हो गया, बचा केवल डिग्री सेंटीग्रेड। और डिग्री सेंटीग्रेड की जो बीमा होती है वह जो है, यानी डिग्री सेंटीग्रेड बोले या डिग्री केल्विन, प्रति केल्विन बोले, केल्विन में डिग्री नहीं लगता ना, प्रति केल्विन बोले तो प्रति केल्विन या प्रति डिग्री सेंटीग्रेड की जो बीमा हो जाएगी वह 1/θ, और थीटा ऊपर जाएगा तो θ-1,
तो ये क्या हो गया, बीमा हो गया। किसका, प्रतिरोधताप गुणांक का। प्रतिरोधताप गुणांक क्या होता है, परिभाषा यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अब इसका मान जो है धातुओं के लिए, इसका मान जो होता है, ये चीज़ भाई आप लोग याद रखेंगे कि धातुओं के लिए मान, किसका मान, प्रतिरोधताप गुणांक का मान, वह लगभग बराबर, तो ये लगभग का सिंबल है, ये क्या है, लगभग का सिंबल है। तो कितना होता है, 1/273, 1/273 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। प्रति देखो भाई ऐसे बना दे रहा हूँ, ये प्रति हो गया ना, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। 1/273 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, बल्कि ऐसे लिख लो प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा अच्छा लगेगा ना, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो प्रतिरोध ताप गुणांक है, इस प्रतिरोध ताप गुणांक का जो धातुओं के लिए जो मान होता है, किसके लिए, धातुओं के लिए जो मान होता है वह 1/273 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये रहा भाई आपका मात्रक हो गया, बीमा हो गया और ये परिभाषा हो गया, ठीक है। अब हम लोग एक नोट पॉइंट देखने वाले हैं, ठीक है, और नोट पॉइंट कैसे कैसे क्या होने वाला है ये आपको बहुत ध्यानपूर्वक समझने की ज़रूरत है। तो भाई ये सब चीज़ आप तो नोट पहले सीख कर लिए होंगे ना, तो परिभाषा मज़ा आई ना, एकदम आसान थी परिभाषा, ठीक है। परिभाषा मज़ा आया, मात्रक बीमा निकालना तो आप तो अब तो चुटकियों में निकाल देते होगे। मात्रक बीमा अब आपके लिए चुटकियों का काम हो गया, है कि नहीं भाई, एकदम चुटकियों में काम करो अब, ठीक है। अब इतना दिन सब लोग मात्रक बीमा पढ़ रहे हैं कि अब मात्रक बीमा हम लोग को ईजी लगने लगा होगा। तो भाई नोट हम लोग क्या देखते हैं, ठीक है, तो नोट नंबर 1, ठीक है, नोट नंबर 1 में हम लोग क्या समझने वाले हैं, देखिए भाई जरा। तो हमने मान लिया भाई कोई जो है, कोई प्रतिरोध है ना, कोई चालक है और उस चालक का ताप, ठीक है, तो थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूँ, माना कोई चालक जिसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप, जिसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप, क्या मैं लिख रहा हूँ, जिसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध है। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तो है, ये है ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध है, पर प्रतिरोध क्या है, R0 तथा T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध है। T डिग्री सेंटीग्रेड पर जो प्रतिरोध है वह क्या है, RT हो तो, ठीक है भाई, RT हो तो। अभी हमने परिभाषा देखा, किसकी परिभाषा, प्रतिरोध ताप गुणांक की। प्रतिरोध ताप गुणांक की परिभाषा में जो सूत्र मिला हमको, अल्फा बराबर डेल्टा आर बटा आर इंटू डेल्टा टी, यही मिला ना। तो हो तो अल्फा, ये देखो भाई ये अल्फा है ना, अल्फा बराबर डेल्टा आर बटा आर इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो ताप में कितने का परिवर्तन हो जा रहा है, यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि डेल्टा आर बटा आर जीरो यहाँ पर हो जाएगा टी माइनस जीरो। तो डेल्टा आर यहाँ से अगर निकालें हम लोग, डेल्टा आर बराबर क्या हो जाएगा, एक लाइन और लिख दे क्या, अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा आर बटा आर जीरो इंटू टी, ठीक है। अल्फ़ा बराबर हमको क्या मिल गया, डेल्टा आर बटा आर जीरो इंटू टी। तो यहाँ से डेल्टा आर का मान क्या आ जाएगा, डेल्टा आर बराबर आ जाएगा अल्फ़ा आर जीरो इंटू डेल्टा टी, ये भाई चलो टी लिख दे रहा हूँ ना, आर जीरो टी। तो ये डेल्टा आर क्या है भाई, डेल्टा आर ये आपका दिखा रहा है, डेल्टा आर क्या दिखा रहा है कि प्रतिरोध में कितना वृद्धि हुआ। प्रतिरोध में जो वृद्धि है वह बराबर किसके है, अल्फ़ा आर जीरो इंटू टी के बराबर। तो ये चीज़ आपको समझ में आया ना, ये कहाँ से किया गया है, जो हमने अभी परिभाषा बताया कि अल्फ़ा बराबर डेल्टा आर बटा आर इंटू डेल्टा टी, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा टी जगह पे हो गया टी माइनस जीरो, ठीक है भाई। तो अगर यहाँ से ये तो क्या आया हमारा, ये आया है प्रतिरोध में कितना वृद्धि हुआ और प्रारंभिक प्रतिरोध कितना माना गया है, आर जीरो माना गया है। प्रारंभिक प्रतिरोध आर जीरो, वृद्धि कितना हुआ डेल्टा आर का, तो कुल प्रतिरोध कितना हुआ, ठीक है। यानी नया प्रतिरोध पहले कितना था आर जीरो, वृद्धि कितना हो गया डेल्टा आर की। जैसे मान लो भाई पहले आपके पास 10 रुपया था, 5 रुपया आपके नानी आई वो दे दी, तो अब आपके पास कितना हो गया 10 प्लस 5। वैसे यहाँ भी पहले प्रतिरोध कितना था आर जीरो, अब वृद्धि कितना हो गया डेल्टा आर का, तो नया प्रतिरोध कितना हो गया। तो नया प्रतिरोध निकाल लें यहाँ से, नया प्रतिरोध बराबर, तो नया प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा भाई,
जो नया प्रतिरोध है वह नया प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, प्रारंभिक प्रतिरोध है, प्रारंभिक प्रतिरोध है, ठीक है, प्रारंभिक प्रतिरोध है प्लस वृद्धि, ठीक है, प्रारंभिक प्रतिरोध प्लस वृद्धि। तो प्रारंभिक प्रतिरोध क्या है, R0, वृद्धि कितने का हुआ, डेल्टा R। अब डेल्टा R का मनवा यहाँ से रख देना, तो क्या हो जाएगा, नया प्रतिरोध बराबर R0 प्लस डेल्टा R जगह पे अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा R0 इंटू टी। अब दोनों में R0 कॉमन दिख रहा है, R0 कॉमन लेंगे, 1 प्लस अल्फ़ा टी, 1 प्लस अल्फ़ा टी। तो R0 बराबर क्या मिल गया, 1 प्लस अल्फ़ा टी। और ये नया प्रतिरोध किस ताप पर है, ये T डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप है, तो इसको लिख दे RT। तो RT बराबर R0 1 प्लस अल्फ़ा टी, ठीक है। RT बराबर क्या मिल गया, R0 1 प्लस अल्फ़ा इंटू टी। तो ये RT क्या कहलाएगा, T डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप है ना, T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध है। R0 क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध है। अल्फा क्या है, प्रतिरोध ताप गुणांक है, ठीक है। ये चीज़ रहा आपका। तो ये नोट 1 आपको समझ में आया ना। ये फार्मूला बन गया। इस वाले फार्मूले से एक और फार्मूला हम लोग निकाल सकते हैं, प्लस इस पे आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो हम लोग न्यूमेरिकल को जब लगाएंगे तब लगाएंगे, पहले अभी हमें इसके कॉन्सेप्ट को समझना है कि फार्मूला कैसे कैसे निकल रहा है, ठीक है। इतना भाई नोट कर लें, ठीक है। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं कि इस वाले से एक और फार्मूला कैसे बन सकता है, उसको नोट 2 में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। इसको हम मिटाते हैं भाई, ठीक है। अब देखो कैसे नोट 2 में हम लोग कैसे निकालते हैं। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे RT क्या है, तो आप RT को बताएंगे T डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप है, ठीक है। तो उसको हम लोग वहीं से हम लोग चीज़ों को नोट 2 में समझते हैं, ठीक है। तो नोट 2 में भाई हम लोग समझते हैं, ठीक है। नोट 2 में हमने क्या देखा भाई, T डिग्री सेंटीग्रेड पर जो ताप आया है, T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध, T डिग्री सेंटीग्रेड पर जो प्रतिरोध है, T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध का सूत्र ये है ना, यानी कौन सा, RT बराबर R0 1 प्लस अल्फ़ा टी। तो RT क्या है, T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध है, तो उसका सूत्र क्या मिला, RT बराबर R0 1 प्लस अल्फ़ा टी। अगर हम कहें कि T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध, T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध, उसको क्या लिख सकते हैं, R1 लिख सकते हैं। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख के समझ सकते भाई, ये T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध क्या हुआ, RT बराबर R0 1 प्लस अल्फ़ा टी, 1 प्लस अल्फ़ा टी। तो R1 क्या हो जाएगा, R1 का मान हो जाएगा क्या भाई, हो जाएगा R0 1 प्लस अल्फ़ा T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर है ना। तो यहाँ पे ये T डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप था, तो यहाँ पे T लगा है, यहाँ पे T लगा है। तो जब T1 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहेगा तो यहाँ पे R1 हो जाएगा और यहाँ पे T1 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे RT लिखे, यहाँ पे RT1 क्या जरूरत लिखने की, RT1 नहीं लिखे, केवल R1 लिख दिए हैं। अच्छा, T1 डिग्री है और T2 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध जो है वह क्या हो जाएगा, T2 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो प्रतिरोध है वह क्या हो जाएगा, R2 बराबर, बोल दो भैया, R0 1 प्लस अल्फ़ा T2 हो जाएगा नहीं, R2 बराबर R0 1 प्लस अल्फ़ा T2। अब इसको अगर हम समीकरण नंबर 1 मान दें, इसको समीकरण 2 मान दें, तो समीकरण 1 और 2 को आपस में भाग दे सकते हैं ना, देख सकते हैं एकदम, ठीक है। अब देखो कैसे हम लोग यहाँ पे भाग दें, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर आपको हिंदी थोड़ा लिखना पड़ेगा, लिख सकते हैं, ठीक है। जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, R1 बटा R2 बराबर, इधर क्या आ जाएगा भाई, R0 1 प्लस अल्फ़ा T1 बटे निचवा क्या आ जाएगा, R0 1 प्लस अल्फ़ा T2। देखो भैया कौन कौन कटेगा, रे लो R0 गए, R0 गए। अच्छा भाई, जो बचा है, बचा क्या आपका, R1 बटा R2 बराबर, इधर क्या बचा, 1 प्लस अल्फ़ा T1 और निचवा क्या बचा, 1 प्लस अल्फ़ा T2, 1 प्लस अल्फ़ा T2। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो भाई, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, यही क्रॉस मल्टीप्लाई कहलाता है। तो R1 प्लस R1 अल्फ़ा T2 बराबर
R2 प्लस R2 अल्फा T1। ठीक है भाई, सही है। अच्छा अब देखो क्या हो जाएगा, R1 अल्फा T2 माइनस, ये प्लस में ना, इधर आएगा तो माइनस में, R2 अल्फा T1 बराबर R2 माइनस R1। ठीक, हमने क्या किया, R1 अल्फा T2 ये प्लस में था, इधर आ गया माइनस में हो गया। ये R2 इधर प्लस में है, ये इधर प्लस में था, उधर चला गया माइनस में हो गया। अब दोनों में कॉमन वॉमन कुछ दिख रहा है, अल्फा कॉमन दिख रहा है। अल्फा कॉमन दिख रहा है तो क्या हुआ, R1 T2 माइनस R2 T1 बराबर R2 माइनस R1। तो भैया अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा, अल्फ़ा बराबर हो जाएगा आपका R2 माइनस R1 बटा R1 T2 माइनस R2 T1। ठीक है, ये प्यारा सा आपका सूत्र बन गया, और इस सूत्र पे हम लोग न्यूमेरिकल को लगाएंगे तब आपको और मज़ा आने वाला है। ठीक है, जब इस सूत्र पे हम लोग न्यूमेरिकल को लगाएंगे तब आपको और मज़ा आएगा। तो ये सूत्र भाई आपको अपने आप याद हो जाएगा, अल्फ़ा बराबर R2 माइनस R1 बटा R1 T2 माइनस R2 T1। ठीक है, तो ये रहा। और T डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप का सूत्र क्या रहा, RT बराबर ये वाला, RT बराबर R01 प्लस अल्फ़ा T। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा प्रतिरोध ताप। प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, परिभाषा, मात्रक, बीमा, और उस पर ये इसका फार्मूला। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये चीज़ बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है। तो हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे बाद में, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि प्रतिरोध ताप, ये तो प्रतिरोध ताप गुणांक हो गया। कार्बन वर्ड कोड क्या होता है, ठीक है, कार्बन वर्ड कोड क्या होता है ये समझते पहले भाई, आप लोग इतना नोट कर ले बढ़िया तरीके से। चलिए भाई, नोट कर लिए होंगे। अब आप लोग हेडिंग डाले प्यारी सी, कार्बन प्रतिरोध तथा वर्ड कोड। ठीक है, कार्बन प्रतिरोध है तथा वर्ड कोड, ये बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक है, और आपके किताब की ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, अब तक बहुत हमने आपको भाई पढ़ा दिया, मतलब इस वाले चैप्टर में 11 पार्ट 12 पार्ट हो गया ना, तो तुम लोग को देख के भी डर लग रहा होगा, सर इतना पार्ट बना दिए ना। तो हेडिंग क्या हो जाएगी भाई, प्रतिरोध है। ठीक है, हेडिंग क्या है, कार्बन प्रतिरोध है, कार्बन प्रतिरोध है तथा वर्ड कोड, कार्बन प्रतिरोध तथा वर्ड कोड। ठीक है, कोड इंग्लिश में लिखना चाहते हो, कार्बन रेसिस्टेंस एंड कलर कोड। ठीक है, कार्बन रेसिस्टेंस एंड कलर कोड क्या होता है हम लोग इसको समझते भाई। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। और अब जो पिछली बार था, इस वाले नहीं, पिछली बार बोले तो कोरोना वायरस वाला जो था एग्जाम हुआ है, उसमें इस सिलेबस को हटा दिया गया था, लेकिन अब की बार ये जुड़ गया है। तो जब ये जुड़ जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे आपके एग्जाम में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस हमेशा फिक्स रहते हैं। ठीक है, 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन हमेशा फिक्स रहते हैं, तो इसको आपको हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, समझना है। तो कार्बन प्रतिरोध क्या होता है, पहले हम लोग इसको समझते हैं, कार्बन प्रतिरोध क्या है। तो भाई कार्बन प्रतिरोध जो है, कार्बन प्रतिरोध को ज्ञात करने की एक सरल युक्ति है, कार्बन प्रतिरोध है। ठीक है, हम चीज़ों को लिखते चलते हैं और आपको समझाते चलते हैं, तो आपको समझने में ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो कार्बन प्रतिरोध क्या है, कार्बन प्रतिरोध है, कार्बन प्रतिरोध है, प्रतिरोध ज्ञात करने की, कार्बन प्रतिरोध जो है वह क्या है, प्रतिरोध ज्ञात करने की, प्रतिरोध ज्ञात करने की एक सरल युक्ति है, एक सरल युक्ति है। अब यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कार्बन प्रतिरोध क्या है। कार्बन प्रतिरोध से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, इसकी सहायता से जो है, ठीक है, मतलब पहले भाई कार्बन जो है प्रतिरोध है, प्रतिरोध के बहुत बड़े बड़े मात्रक होते हैं, मेगा ओम, किलो ओम। ठीक है, तो इन सब के मान को कार्बन प्रतिरोध से ज्ञात किया जाता है। तो कार्बन प्रतिरोध ज्ञात करने की एक सरल युक्ति है। इसकी सहायता से मतलब किसकी सहायता से, कार्बन प्रतिरोध की सहायता से, इसकी सहायता से मेगा ओम। ठीक है, मेगा ओम, ओम तो किसका मात्रक है, प्रतिरोध, और मेगा आ गया इसका मतलब कि बहुत बड़ा। ठीक है, किलो ओम से बड़ा होता है मेगा ओम, मतलब 10⁻⁶। इसकी सहायता से मेगा ओम तक के प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है, ठीक भाई, मैं इसलिए लिखते चल रहा हूँ ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक ना, तो कार्बन प्रतिरोध क्या है, कार्बन प्रतिरोध ज्ञात करने की एक सरल युक्ति है।
इसकी सहायता से मेगा ओम तक के प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। अब जो सरल युक्ति बोले तो कोई डिवाइस है, कोई युक्ति है, कोई डिवाइस है। वह युक्ति डिवाइस कैसी होती है ये देखते भाई। इस पे देखें, ये कोई बेलनाकार के रूप का होता है, यानी जिसे बोलते हैं वलय। ये हो गया कोई बेलन के रूप में हो गया ना। इस पर 4 पट्टियाँ बनी होती हैं। कितनी पट्टियाँ बनी होती हैं? 4 पट्टियाँ बनी होती हैं। अब देखो 4 पट्टियाँ कौन कौन सी हैं? एक पट्टी ये हो गया पहली पट्टी, दूसरी पट्टी ये हो गया, और ये हो गया तीसरी पट्टी, और इससे तीनों यानी ये तीनों पास पास में है, और इन सभी से थोड़ा दूर एक चौथी पट्टी होती है ये। ठीक है, तो ये क्या हो गई? एक चौथी पट्टी हो गई। तो अब इस चौथी पट्टी जो हुई है, इस पट्टी पे क्या होता है भाई? 4 वलय हो गए ना। 4 वलय में इसका नाम रख दें। ये हो गया समझिए आपका ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी, और ये हो गया डी। ठीक ना। तो अब इसके नीचे अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं भाई। क्या लिख सकते हैं कि कार्बन प्रतिरोध में 4 पट्टियाँ ए बी सी डी इस प्रकार होते हैं कि ए बी सी पास पास में और डी इन सभी से कुछ दूर होता है। ये चीज़ आपको फिगर में दिख रहा है, इसको आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक ना, कि हाँ ये जो यंत्र है यानी ये युक्ति है, बोले युक्ति को यंत्र ही बोलते हैं, कि जो यंत्र होता है वह बेलनाकार होता है और उसमें 4 पट्टियाँ लगी होती हैं। 4 पट्टियों में ए बी सी पास पास होते हैं, और डी जो होता है इनसे थोड़ा सा दूर होता है। ठीक ना। अब ये जो ए बी और सी हैं ये किस किस मान को दिखाएंगे और डी किस किस मान को दिखाते हैं? जो ए और बी है, ए और बी जो होता है, तो जो पहली 3 पट्टियां होती है वह प्रतिरोध के मान को दर्शाती है। यानी ए बी और सी जो होती हैं ये प्रतिरोध के मान को दिखाएंगी। ठीक ना, प्रतिरोध के मान को ठीक है, प्रतिरोध के मान को कौन दिखाएगा? ए बी और सी। ए बी और सी ये प्रतिरोध के मान को दर्शाती हैं, जबकि डी इनकी सहनशीलता या फिर विश्वसनीयता को दर्शाता है। सहनशीलता या विश्वसनीयता को दर्शाता है। ठीक है, तो ऐसे फिगर आपको बना लेना है। ये फिगर क्या कहलाएगा? कार्बन प्रतिरोध कहलाएगा। इस कार्बन प्रतिरोध में 4 वलय होते हैं, ए बी सी और डी होते हैं। ए बी और सी क्या करता है? प्रतिरोध के मान को दर्शाता है, जबकि चौथी पट्टी जो डी होती है वह सहनशीलता या विश्वसनीयता को दर्शाती है। अब इन पर यानी अब इसको दर्शाने के लिए एक फार्मूला है, उस फार्मूले को हम लिख रहे हैं। ठीक है, उस फार्मूले को हम लिख रहे हैं, वो फार्मूला अपने आप आपको याद होगा। ठीक है, वो ट्रिक है, उस ट्रिक पे आप लोग फार्मूले को याद कर लेंगे, और वो फार्मूला अगर आपको याद है तो आपको कोई भी कलर दिया रहेगा तो आप लोग कलर से उसके प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ करेंगे। पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए, मैं उस फार्मूले को और उस ट्रिक को लिख रहा हूँ आपके सामने। हाँ, तो दोस्तों जो भी हमने आपको बताया कि कार्बन प्रतिरोध जो होता है यानी कार्बन प्रतिरोधक जो यंत्र है, उस यंत्र पे अगर आपके ये सभी कलर हैं, मतलब उस पर जो कलर रहता है 4 पट्टी रहती है। अब उस 4 पट्टियों में इतने जो कलर आपके लिखे गए हैं, इतने कलर में से कोई एक कलर हो सकता है। 4 पट्टियाँ दी गई हैं, 4 पट्टी में से 3 पट्टी में कोई एक कलर होगा, और चौथी पट्टी पे जो कलर होगा वह या तो सुनहरा होगा, या तो चांदी होगा, या तो कोई रंग नहीं होगा। तो वहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। और प्रतिरोध का मान निकालने का जो सूत्र रहेगा वह ए बी गुणे 10 की घाते सी प्लस माइनस डी। ए बी गुणे 10 की घाते सी प्लस माइनस डी, ये क्या है? ये जो कार्बन प्रतिरोधक यंत्र है, उस यंत्र की सहायता से हम लोग प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमारा ए का मान क्या होगा? अगर हमारा ब्लैक कलर है तब ए का मान 0 होगा, ब्राउन कलर है तो ए का मान 1 होगा, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, वायलेट के लिए 7, ग्रे के लिए 8 और वाइट के लिए 9। और ये तो रहा ए व बी के मान रहेंगे इससे।
और जो सी का मान रहेगा जो 10 की घाते सी है वह उससे 10 की घाते 0 यानी 0 है तो 0, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 7 है तो 7, 8 है तो 8, 9 है तो 9। तो ये आपको याद करने में आसानी होगी। यहाँ पे 0 है तो 0, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3। बस दिक्कत क्या है दोस्तों कि आपको ये कलर का नाम सीरियल वाइज याद होना। इस कलर का नाम सीरियल वाइज याद होना ये बहुत बड़ी मुश्किल का काम है कि नहीं भाई। पहले ब्लैक रहे, फिर ब्राउन रहे, फिर रेड, फिर ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट। इस कलर का नाम सीरियल वाइज याद रखना ये बड़ा मुश्किल का काम है, ठीक है। तो इस मुश्किल काम को आसान करने के लिए एक ट्रिक है, उस ट्रिक पे आपको याद रखना है, ठीक है। उस ट्रिक को आपको याद रखना है। वो ट्रिक अभी मैं बता रहा हूँ। उस ट्रिक को लिखने से पहले, उतारने से पहले आप लोग इस चीज़ को एक बार अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से बनाएंगे कि ये चीज़ कैसे कैसे क्या है और कैसे कैसे बनाया गया है। और चौथी पट्टी जो डी है, जो टॉलरेंस बोले तो सहनशीलता या विश्वसनीयता को दर्शाती है, अगर उसमें रंग सुनहरा रहेगा तो टॉलरेंस ±5% होगा, अगर चांदी रहेगा तो ±10%, और कोई अगर कलर नहीं है तो उसकी टॉलरेंस ±20% हो जाती है, ±20% हो जाती है। तो पहले हम लोग दोस्तों, आप लोग इतना उतारेंगे, उतारने के बाद हम लोग इसको याद करने का जो ट्रिक है उस ट्रिक को हम लोग देखने वाले हैं। ये ट्रिक कितनी आसान और कितनी जानदार होगी तो आपको लगने लगेगा कि हमको ये चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी तो याद करने की ज़रूरत है? एकदम नहीं भाई। ये तो सीरियल है, नंबर है, गिनती बस 0 से शुरू हो रहा है, और ये 0 है तो 0 10 घाते 0 बनेगा। बस ये फार्मूला तो ऐसे याद हो गया होगा कि AB × 10 की घाते C ±D। प्रतिरोधक यंत्र से प्रतिरोध का मान निकालने का जो सूत्र हुआ वह क्या हुआ? AB × 10 घाते C ±D ओम। प्रतिरोध मात्रा ओम होगा, ठीक है। तो ये चीज़ पहले आप लोग नोट करें, तब जाके मैं जो है एक फार्मूला लिख दे रहा हूँ, ठीक है भाई। स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। अब हम लोग इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, ठीक है, कि हमें जितने में ये काम बन जाए यहाँ तक पूरा हमको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। ये मैं मिटा दे रहा हूँ, और इस पर अभी हम लोग ताज़ा एक आध दो सवाल लगाते हैं, ठीक है। और एक पे सवाल देखेंगे, मुश्किल से 1-1 मिनट के सवाल मिलेंगे आपको, ठीक है ना। 1-1 मिनट के मुश्किल से सवाल आप लोग 1 मिनट में उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फार्मूला क्या है भाई, देखो ज़रा। और फार्मूले को आपको जो ट्रिक है, यानी जो ट्रिक है उसको याद करना है। देखो भाई ट्रिक क्या है, B.B. रॉय ROY, ठीक है। B.B. रॉय याद हो जाएगा ना। B.B. रॉय ग्रेट बॉय, ग्रेट बॉय, GREAT ग्रेट बॉय, B.B. रॉय ग्रेट बॉय। चलो बॉय, वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ, ठीक है। इसको मैं पूरा कर दूं सेंटेंस को। B.B. रॉय ग्रेट बॉय, BOY ग्रेट बॉय, वेरी VERY वेरी गुड मतलब जान ही रहे हो ना, गुड वाइफ WIFE। तो यहाँ से आपको जितने ब्लैक में दिख रहे हैं वही आपके सब कलर है, वही आपके सब क्या है, कलर है। B.B. रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ, मतलब B.B. रॉय कोई नाम का लड़का है, वह क्या है भाई, ग्रेट बॉय है, महान लड़का है, तो उसकी वाइफ भी क्या है, बड़ी सुंदर है, ठीक है। तो अगर आप लोग भी अच्छा काम करेंगे तो आपकी भी वाइफ क्या मिलेगी, बड़ी सुंदर मिलेंगी। वही गलत काम करेंगे तो पता चला वाइफ भी, समझ जाओ। तो B.B. रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। तो हमने बताया जितने भी आपको यहाँ पे ब्लैक कलर के दिख रहे हैं, यानी BBROY GBVGW, ये क्या है आपके, जो अभी हमने लिखा था ना यहाँ पे कलर के नाम, वो कलर के नाम हो गए। B फॉर ब्राउन, B फॉर ब्लू, R रेड, O ऑरेंज, Y येलो, G से ग्रीन, ठीक है। B से जो भी है, मतलब ये कलर जो भी हमने लिखा हुआ था वो सब ये कलर के नाम है। तो ये चीज़ आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, 2-3 बार पढ़ेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। बस हाँ, ये आपको पता होना चाहिए कि 1 2 3 B है, और 3 B में कौन कौन से B से कौन सा कलर है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका ट्रिक रहा। अब इस ट्रिक में आपने जानी कि भाई इस B का मान 0 होगा, इसका मान 1, इसका मान 2, 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, ठीक। आसान है कि नहीं? B.B. रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ, आसान है ना। B.B. रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ।
और प्रतिरोधक यंत्र से जो प्रतिरोध मान का निकालने का जो सूत्र हुआ A बराबर ए बी गुणे 10 घात सी प्लस माइनस डी। ठीक है, अब आते हम लोग इस पे एक आध सवाल लगाते हैं धुआंधार तरीके से, आपको लगने लगेगा कि हाँ सवाल कितना ईजी है। ठीक है भाई, चलिए। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि हमने टॉपिक पढ़ लिया है ना, टॉपिक पे ये हमने 5 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि 5 क्वेश्चंस जो लिखे गए हैं, इन पांचों क्वेश्चनों के बीच में कितनी कितनी जगह है, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं ये क्वेश्चन कितना लंबा होने वाला है। ठीक है, बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार। बस देखिए भाई ध्यान से आप, तो ये चीज़ आपको भाई हर हाल में ये चीज़ याद होना चाहिए। बी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ, और इसके नीचे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बाकी ये वाला फार्मूला ए बी गुणे 10 घात सी प्लस माइनस डी। और ये भी चीज़ याद होना चाहिए कि जो प्लस माइनस डी है, जो डी है यानी चौथा वाला पट्टी, और चौथा वाला पट्टी क्या दर्शाता है, विश्वसनीयता या फिर सहनशीलता। सुनहरा कलर रहेगा यानी गोल्ड रहेगा, उसके लिए प्लस माइनस 5%, चांदी वाला रहेगा उसके लिए प्लस माइनस 10%, और कोई कलर नहीं रहेगा वहाँ पे प्लस माइनस 20% लगेगा। ठीक है, अब देखते भाई हम लोग, तो ब्राउन है तो ये ब्राउन के लिए कितना होता है, ब्राउन बोले तो बी फा ब्लैक बी फा ब्राउन, ब्राउन बोले तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 हो गया, यानी ए बी, ए की जगह पे 1, अब बी फार बी किसके लिए 0, ब्लैक है ना, बी से ब्लैक बी से ब्राउन, ये वाला आपको ध्यान होती, पहला क्या है ब्लैक है दूसरा ब्राउन है, तो ब्लैक के लिए कितना हो गया 0, यानी ए और बी की जगह पे 0 गुणे 10 की घात सी 10, और सी का काम ब्राउन, ब्राउन के लिए कितना होता है, ब्राउन के लिए 1 है, ब्राउन के लिए कितना है 1। उसके बाद प्लस माइनस लगता है, प्लस माइनस गोल्ड, गोल्ड बोले तो सुनहरा, और सुनहरा कलर के लिए जो प्लस माइनस कितना हो जाएगा 5%, प्लस माइनस क्या हो जाएगा 5%। इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हो, 10 की घात 1 मतलब 10, और 10 गुणे 10 100 हो गया, 100 प्लस माइनस 5%, और ये प्रतिरोध है तो प्रतिरोध का मात्रा क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। कितना आसान हुआ ना, मतलब ये चीज़ आपको याद होना ही चाहिए। इस पे आ जाते हैं दूसरा, येलो, येलो के लिए भाई 4, येलो के लिए क्या हो जाएगा 4, वायलेट, वायलेट के लिए क्या हो जाएगा 7, 47 हो गया, गुणे ब्राउन, ब्राउन बोले तो कौन सा हो जाएगा, ये ब्लैक है ये ब्राउन है 10 घात 1 गुणे 10 की घात 1 प्लस माइनस गोल्ड है, गोल्ड के लिए प्लस माइनस 5%, तो इसको 10 घात 1 है तो क्या लिख सकते हैं 10 घात 1 मतलब 470, 470 प्लस माइनस 5%, प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रा क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। तीसरे पर जाते हैं, रेड, रेड के लिए कितना है 2, फिर रेड है 2 हो जाएगा, गुणे 10 की घात फिर रेड है 2 हो जाएगा, प्लस माइनस सिल्वर, सिल्वर के लिए कितना हो जाएगा 10%, बस ये आंसर हो गया, इतना ओम हो गया, ये इतना क्या हो गया, ये ओम हो गया। और आ जाओ चौथे वाले क्वेश्चन पे, येलो, येलो के लिए कितना है भाई, येलो कौन सा हो जाएगा 4, येलो के लिए कितना है 4 है। ठीक है, रेड, रेड के लिए कितना है 2 गुणे 10 की घात ऑरेंज, ऑरेंज कितना है 3 प्लस माइनस सिल्वर, सिल्वर के लिए 10%, ये क्या हो जाएगा इसका मात्रक ओम हो जाएगा। एक और बचा हुआ है, रेड पे देख लो भाई, रेड पे कितना है 2, रेड पे 2 है, ब्लैक, ब्लैक पे कितना है 0, ठीक है, गुणे 10 की घात ऑरेंज, ऑरेंज बोले तो 3 प्लस माइनस सिल्वर है तो 10%, ये क्या हो गया इसका मात्रक ओम हो गया। तो दोस्तों आपने देखा कितने आसान क्वेश्चंस होते हैं, कितने आसान क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको याद क्या होना चाहिए, ये बीबी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ, बीबी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ, ठीक है, और यहाँ पे आ बराबर ए बी गुणे 10 घात सी प्लस माइनस डी। ठीक, तो ये अगर दोनों चीज़ें याद हैं तो आप कोई भी जो प्रतिरोधक यंत्र है उस प्रतिरोधक यंत्र पे जो कलर दिया रहेगा, ये देखो जैसे ये कलर दिया हुआ था, ये कोई भी कलर दिया रहेगा तो आप उसके प्रतिरोध का मान आसानी से एकदम निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि दोस्तों आज जितनी भी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई गई, यानी पहले हमने आपको बताया प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, उसके बाद हमने बताया कार्बन प्रतिरोध क्या होता है और उसका कलर कोड हम लोग कैसे निकालते हैं, ये इतनी चीज़ें आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। और मेरे तरफ से कि भाई ये चैप्टर आपका लगभग ख़त्म हो गया है, अब इस चैप्टर पे कुछ लगभग शायद नहीं रह गया, अगर कुछ भी होगा भी ठीक है तो उसको हम लोग आगे पीछे चर्चा कर लेंगे। जैसे होता है कि ओमी परिपथ क्या होता है, एक होता है अनोमी परिपथ क्या होता है। तो नाम से देखिए भाई, ओमी परिपथ वह परिपथ जो ओम के नियम का पालन करता है उसे ओमी परिपथ कहते हैं।
और अनओमी क्या होता है, वह परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है उसे हम अनओमी परिपथ कहते हैं। तो अनओमी परिपथ में यानी ओम का परिपथ, ओम का नियम क्या हुआ भाई, अगर हम वी और आई के बीच में ग्राफ खींचें, यानी अगर हम यहाँ पे आई लिखें, यहाँ पे वी लिखें, इनके बीच में जो ग्राफ होता है वह ग्राफ कैसा होता है, एक सीधी सरल रेखा होता है। अगर सीधी सरल रेखा हुआ तो ऐसा परिपथ जिसके लिए वी और आई के बीच में खींचा गया ग्राफ एक सीधी सरल रेखा होता है वह ओमी परिपथ होता है। और जिसके लिए यह ग्राफ सीधी सरल रेखा ना होकर के यह ग्राफ क्या हो जाए, एक टेढ़ी टेढ़ा ऐसा हो जाए, टेढ़ी टेढ़ा, ठीक है, इस तरीके से हो जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अनओमी परिपथ बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे, अनओमी परिपथ बोलते हैं। अब एक और हेडिंग बचती है गत्यात्मक प्रतिरोध। गत्यात्मक प्रतिरोध क्या होता है, तो अनओमी परिपथ गत्यात्मक प्रतिरोध बोले तो भाई आर बराबर क्या होता है, वी बटा आई, तो यहाँ पे डेल्टा वी बटा मैं डेल्टा आई लिख दे रहा हूँ, आर बराबर डेल्टा वी बटा डेल्टा आई। अब सवाल उठता है कि डेल्टा वी क्या है, जो अनओमी परिपथ होता है, अनओमी परिपथ के, इसे हमारे यहाँ पे v है तो यहाँ पे v वाला हो जाएगा, यहाँ पे i है ये i वाला हो जाएगा। तो यही जो अनुपात होता है, यानी ऐसा समझ सकते हो कि अनओमी परिपथ के किसी बिंदु पर डेल्टा v तथा डेल्टा i का अनुपात, अनओमी परिपथ के किसी बिंदु पर डेल्टा v तथा डेल्टा i का जो अनुपात होता है वह क्या कहलाता है, गत्यात्मक प्रतिरोध कहलाता है। तो अगर ऐसे भी कोई अगर हेडिंग बची होगी तो दोस्तों मैं उसको न्यूमेरिकल बताते समय ज़रूर बताने का प्रयास करूँगा। तो अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में बहुत सारे न्यूमेरिकलों के साथ। कम से कम आपको 3-4 वीडियो न्यूमेरिकल की मिलने वाली है, तो न्यूमेरिकल लगाने में बहुत ही मज़ा आने वाला है, ठीक है। और प्रतिरोधों पर न्यूमेरिकल, और साथ साथ हमने जो विद्युत धारा अनुगमन वेग में संबंध पढ़े हैं, ठीक है, धारा और क्या अनुगमन वेग में संबंध, उसके बाद फिर हमने अनुगमन वेग का सूत्र जो निकाला हुआ है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, ठीक है, ओम के नियम पर आधारित काफ़ी सवाल मिलेंगे आपको, मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो लेकिन कभी मज़ा आ पाएगा जब आप लोग जितनी भी थ्योरी पढ़ाई गई है वो थ्योरी एक बार आप लोग बहुत ही बढ़िया से ज़रूर रिवीजन कर लीजिए। बिना थ्योरी के पढ़े हुए हम लोग न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से नहीं लगा सकते, ये भी बात आपको बहुत अच्छे से पता है। तो जितनी भी थ्योरी पढ़ाई गई है उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़ेंगे भी, और जिसके बाद जो न्यूमेरिकल की सीरीज आएगी और न्यूमेरिकल का आनंद बहुत अच्छे तरीके से लेने वाले हैं आप लोग। तो मिलते हैं दोस्तों न्यूमेरिकल वाली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।